हाय एवरीवन, वेलकम टू विंस इन क्लासेस। सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज 14 अगस्त है, तो हम आज के हिंदू के एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वोकैबुलरीज करते हैं। पहला वर्ड है कॉपर सीनरी। कॉपर सीनरी का मतलब होता है कि पिता की जो संपत्ति है दैट इज़ कॉपर सीनरी। सपोज कोई एक फादर है, ठीक है, उनके बच्चे हुए, उनके सन्स और डॉटर्स दोनों हो गए। तो पहले क्या होता था कि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली सन्स को चली जाती थी, मतलब बेटों को चली जाती थी इनके डेथ के बाद। अब ऐसा नहीं है। अब हम इस एडिटोरियल में इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी वो बेटियों को भी जाएगा और बेटों को भी जाएगा इक्वली, ठीक है, सो दैट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यहाँ कॉपर सीनरी का मतलब हो गया जो पिता की संपत्ति है दैट इज़ कॉपर सीनरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब है जो नेचुरल नहीं है, अनयूजुअल सा है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड, दैट इज़ एनोमली। दूसरा वर्ड है एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है कि कोई भी मनी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है वो टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्रूड। टू इंक्रीज इन वैल्यू और मनी ग्रेजुअली एज टाइम पासिस। सपोज आपने कोई ज़मीन लेके रख दिया, उसकी आज जो वैल्यू है, सपोज आज है उसकी वैल्यू 10 लाख, ठीक है, तो 10 साल बाद इसी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 लाख नहीं रहेगी वो, अब हो जाएगी 25 लाख, ठीक है, 10 साल बाद। तो इसी को बोलेंगे एक्रूड। टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे ही मनी की या फिर किसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ती है दैट इज़ एक्रूड। नेक्स्ट वर्ड है ओवररूल्ड। ओवररूल्ड का मतलब है, आपने टीवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो कोर्ट सीन जब दिखाते हैं तो जज बोलते हैं लॉयर्स को कि ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं आपकी बात को खारिज करता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट को खारिज करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है। रिजेक्ट और डिसअलाउ बाय वंस सुपीरियर अथॉरिटी। अगर आपसे बड़ा कोई अथॉरिटी है वो आपको ओवररूल कर रहा है, दैट मीन्स वो आपकी बात को रिजेक्ट कर रहा है, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करता है, ठीक है, दैट इज़ ओवररूल्ड। वर्ड है रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब पास्ट से लागू होती है दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोएक्टिव। जैसे कि अभी ये डिसीजन जो आया वो 2020 में आया, लेकिन ये कब से चल रहा है, 2005 से, क्योंकि जो बिल है वो सबसे पहले 2005 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, तो 2005 से लेके अभी तक ये चल रहा है। दैट मीन्स कि ये कब से एक्टिव है, तो ये है 2005 से ये चीज़ लागू हुई है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोएक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब कि एम्फेसिस डालना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जोर डालते हो तो उसको कहते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब है कि टू बैड टू बी इग्नोर्ड। बहुत बुरी तरीके से जब आपको कोई इग्नोर कर देता है, ठीक है, भाव नहीं देता, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैग्रेंट। नेक्स्ट है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री का मतलब होता है वसीयतनामा, ठीक है, कोई आपके फादर ने कोई वसीयत बनाई, उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी आपको जाएगी, इतनी आपके भाई को जाएगी, सो इसी को कहते हैं टेस्टामेंट्री। लीगल इंस्ट्रक्शंस इन विच यू से दैट हु शुड रिसीव योर प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी कौन रिसीव करेगा आपके बाद, उसमें आप सब कुछ मेंशन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टामेंट्री, वसीयतनामा। अगला वर्ड है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन का जो बिहेवियर है या फिर मूड है, नेचुरल बिहेवियर जो है उनका, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजिशन। जो हमारा एडिटोरियल है वो है राइट बाय बर्थ। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में चेंजेस किए गए थे 2005 में, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है, उसको
उसके सन्स में बांट दिया जाता था, उनके बेटों में बांट दिया जाता था, और जो डॉटर्स होती थी उनको कुछ नहीं मिलता था। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इसमें चेंजेस हुए थे 2005 में, ठीक है। चेंजेस ये थे कि जो भी प्रॉपर्टी होगी फादर की उसमें इक्वल शेयर मिलेंगे डॉटर्स और सन्स को, ठीक है। इनको भी बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा, इनको भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये जब 2005 में इसमें चेंजेस किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो डॉटर्स और सन्स दोनों में बराबर की हिस्सेदारी में बटेगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ राइज हुआ, लोगों ने सवाल किया कि अगर 2005 के पहले किसी के फादर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो क्या सेम चीज़ 2005 के पहले वाले में फॉलो होगा, ये क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे सवालों को क्लियर कर दिया है, ठीक है, और एक डिसीजन दिया कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी होगी उसको डॉटर्स और सन्स दोनों में इक्वल हिस्सेदारी में वो बटेंगी, ठीक है। और ये डॉटर्स का राइट है बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से ही उनका ये अधिकार है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है, ठीक, तब वो प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी सन्स में और डॉटर्स में, ठीक है। अगर कोई फादर है, किसी के पिता हैं, वो कोई विल बना के नहीं जाते हैं, ठीक है, विल बनाने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो पहले क्या होता था कि अगर फादर की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी चला गया पूरा सन को, ठीक है, बेटों को चला जाता था। अब क्या है कि अगर फादर की डेथ हो गई तो अगर वो विल बनाए हो या ना बनाए हो वो इक्वली दोनों में डिवाइड होगा, सन्स में भी और डॉटर्स में भी। तो आज हम इसी एडिटोरियल पे बात करेंगे राइट बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही अधिकार है हमारा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन कॉपर्सिनरी राइट्स ऑफ वुमेन इन द लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया कि फादर की जो प्रॉपर्टी होगी वो वुमेन में, मतलब डॉटर्स में इक्वली डिवाइड होगा, ये इसलिए लिया गया ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म किया जा सके, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लेट्स सी एन ओवरव्यू। द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट अभी हाल में जो डिसीजन लिया, किस पे, जो हिंदू डॉटर्स हैं उनके राइट्स पे, उनका जो हक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, उनके फादर्स की प्रॉपर्टी पे, उनके दादा परदादा जो एंसेस्टर्स हैं उनके प्रॉपर्टी पे जो राइट है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। करेक्ट्स एन ऑब्वियस एनोमली इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट किया गया 2005 में, ठीक है, इसी पे जो क्वेश्चंस उठ रहे थे इन सब को क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। द वर्डिक्ट सेटल्स द क्वेश्चन वेदर द कॉपर्सिनरी राइट ऑफ डॉटर्स come into effect only if the father through whom they claim the right was alive on the day the amendment came into force। तो ये जो भी वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, इसने सारे सवालों पे विराम लगा दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। इससे सवाल उठ रहे थे, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि ये जो भी चेंजेस हुए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, तो ये कब से लागू होगा? क्या ये तब से लागू होगा जब ये चीज़ अनाउंस हुई, मतलब 2005 में? क्या ये तब से लागू होगा? और अगर किसी के पिता की मौत 2005 से पहले हो गई है, ठीक है, 2005 से पहले अगर किसी के फादर की डेथ हो गई है तो तब तो ये लागू नहीं होगा। ये बहुत से लोगों ने सवाल किया था,
ठीक है, मतलब ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके फादर उस वक्त ज़िंदा थे जब ये चीज़ अमेंड हुई। ठीक है, तो इन सारे सवालों को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा द एपेक्स कोर्ट हैज़ नाउ कैटेगरली रूल्ड दैट द डॉटर्स राइट्स फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ। तो जन्म से ही ये उनका अधिकार है। ठीक है, नॉट बाई एनी अदर फैक्टर्स सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर्स, और किसी भी तरीके के फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उनका ये बर्थ राइट है। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है उनका, उनके फादर रहें, उनकी डेथ अगर हुई है, उनकी डेथ नहीं हुई है, वो रहें या ना रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The court has rightly recognized that the amendment conferred equal status as a copper senior on daughters in Hindu families. हिंदू फैमिलीज़ में जो भी ये चीज़ अमेंडमेंट हुई, इसको कोर्ट ने बहुत अच्छे से मतलब सही डिसीजन बताया, गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, और इस चीज़ को मिताक्षरा लॉ के नाम पे दिया गया। एंड दिस राइट एक्रूड बाय बर्थ, और ये कहा कि ये जो हक है वो जन्म से है। ठीक है, ये उन डॉटर्स का जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने पिता के प्रॉपर्टी पे उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे बेटों का होता है। द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 9, 2005, but with the provision that the partitions or the testamentary disposition that had taken place prior to December 20, 2004. तो इट सेज कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि September 9, 2005 से ये चीज़ इफ़ेक्ट में आएगी। ठीक है, मतलब ये इम्प्लीमेंट होगी, ये लॉ बन गया September 9, 2005 से। लेकिन इसके साथ एक प्रोविज़न है, एक प्रावधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी बंटवारा हो गया है दिसंबर 20, 2004 के पहले, ठीक है, तब इससे उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर 20 दिसंबर 2004 के पहले किसी ने बंटवारा कर दिया है, ठीक है, तो इस डिसीजन से उसके बंटवारे का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, द डेट ऑन विच, और यही डेट क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इसी डेट में राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, द डेट ऑन विच द अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा विल रिमेन वैलिड एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज। ये जो चेंजेस हुए हैं कि फादर की प्रॉपर्टी डॉटर्स में ऑटोमेटिकली बट जाएगी, चाहे उनके फादर की डेथ हो गई हो या कोई अदर फैक्टर उसमें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ दिसंबर 20, 2004 के पहले अगर किसी ने बंटवारा कर दिया है तो ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, और इसी डेट को क्यों चुना गया, क्योंकि राज्यसभा में 2004 दिसंबर 20, 2004 को ये बिल इंट्रोड्यूस की गई। द कोर्ट्स रीजनिंग इज़ अनएक्सेप्शनेबल। जो भी कोर्ट ने रीज़न दिया है इसका, वो बहुत अनएक्सेप्शनेबल है, बहुत सही है। फर्स्ट, इट लोकेट्स, पहला तो ये उन्होंने कहा है, इट लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ कॉपरसीनरी राइट्स इन वंस बर्थ। पहला तो ये उन्होंने कहा कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, बाय बर्थ ये चीज़ फॉलो होना चाहिए। सेकेंड, इट फाइंड्स दैट देयर इज़ नो नेसेसिटी फॉर अ प्रिसीडर कॉपरसीनर to be alive for one to acquire the status। तो दूसरा उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि फादर अलाइव हैं, फादर जीवित हैं तभी उनको ये हक मिलेगा। अगर उनके पिता की डेथ हो गई है या किसी पूर्वज की डेथ हो गई है तो भी उनको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जैसे बेटों को मिलता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स, ये इस बात पे भी फोकस करता है दैट द लेजिस्लेशन मेक इट क्लियर दैट द डॉटर्स राइट्स आर द सेम एज दैट ऑफ अ सन एंड इफ़ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ।
तो जो लेजिस्लेशन है वो इस बात पे भी फोकस करता है कि जिस तरीके से बेटे होते हैं उसी तरीके की बेटियां होती हैं, तो जो डॉटर्स राइट होगा वो उसी प्रकार होगा जैसे कि सन्स राइट्स होते हैं। ठीक है, बेटों का जो हक है वो बेटियों का भी हक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, सिंस बर्थ, पैदा होते ही दोनों के हक जो हैं, दोनों की जो राइट्स होती हैं वो इक्वल होते हैं। द कॉपर्सिनरी स्टेटस गिवन टू द डॉटर्स हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म इन मैनी स्टेट्स। और ये जो कॉपर्सिनरी राइट्स वाली बात आई है अभी, वो बहुत सारे स्टेट्स में पहले से ही लागू हो गए, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया। स्पेशली साउथ इंडिया में ये सब कुछ पहले से लागू हो चुका है। लॉन्ग बिफोर द UPA regime brought in the amendment for the whole country, Kerala had introduced legislation in 1975, Andhra Pradesh in 1986, Tamil Nadu in 1989 and Maharashtra एंड कर्नाटका इन 1994। तो साउथ इंडिया में ये पहले से ही लागू हो चुका है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा वो बैकवर्ड है, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो अगर लिटरेसी रेट वगैरह कम होंगे तो पॉलिसीज़ भी अच्छी नहीं आएंगी। ठीक है, द लेजिस्लेटिव एम वॉज दैट अ फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स इज़ एंटाइटलमेंट टू एन इक्वल शेयर इन द कॉम्पनसेटरी प्रॉपर्टी। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, उनका ये एम है, उनका ये पर्पस है ये सारी पॉलिसीज़ को लाने का। वो ये सोचते हैं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स वो नहीं होना चाहिए और इन दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, एक इक्वालिटी मेंटेन हो, इसी के लिए ये सारी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब फाइनल पॉइंट्स पे आते हैं। इट इज़ इंडीड वेलकम, ये जो भी चीज़ हुई है वो बहुत अप्रिशिएबल है, बहुत सराहनीय है। दैट द अपेक्स कोर्ट, दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ साउट टू गिव फुल इफेक्ट टू दिस इंटेंट बाय सेटिंग एट रेस्ट डाउट्स अराइजिंग फ्रॉम वेरिंग इंटरप्रिटेशंस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, इससे जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे, जो भी डाउट्स थे लोगों के मन में, वो सब कुछ क्लियर हो गया और इस पॉलिसी को पूरे इंडिया लेवल पे लेके आया गया। तो वो बहुत अच्छी बात है। इट इज़ इंडीड अ वेलकम, बहुत सराहनीय, बहुत अप्रिशिएबल है। सो दिस वॉज द होल एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड आपको अगर कोई भी सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।